इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में, जो यहाँ पे होगा प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इससे पहले हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इनको यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। यहाँ पर हम बात करें अगर प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन कर दी जाती है और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग उनको एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब कि जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कि कह सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस होगा, जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। और अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी में से एक से ज़्यादा प्रोसेस हो सकते हैं जिनकी प्रोसेस की प्रायोरिटी सेम हो, इक्वल प्रायोरिटी हो, तो ऐसा अगर टाई होता है, इक्वल प्रायोरिटी होती है, तो उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर एग्जीक्यूट किया जाता है। मतलब कि जो पहले आया होगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन बेस सिस्टम। नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी होगी हाईएस्ट होगी उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसको बीच में नहीं रोका जाएगा। तो अगर हम बात करें नॉन प्रीएम्प्टिव की, तो प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है जो नॉन प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। ईच प्रोसेस इज असाइंड ए प्रायोरिटी, प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। हर प्रोसेस को प्रायोरिटी असाइन की जाती है और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रोसेस विद द सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जैसे मैंने बताया था, प्रायोरिटी जिनकी सेम है, मोर देन वन प्रोसेस हैं सेम प्रायोरिटी के, तो उनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और एनी अदर रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। अब प्रोसेस की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड की जाती है, वो डिपेंड करता है कि किसको मेमोरी कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है, कितना टाइम उसको चाहिए और कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, उसके हिसाब से प्रायोरिटी यहाँ पर डिसाइड की जाती है। अब हम इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझेंगे। उस एग्जांपल में हम देखेंगे कि यहाँ पर कैसे हम कंप्लीशन टाइम वगैरह, कैसे यहाँ पे गैंट चार्ट वगैरह ड्रॉ करते हैं और कैसे प्रोसेस को मैनेज करते हैं बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस है, मैंने 7 प्रोसेस लिए हुए हैं। ठीक है, और इनका मैं यहाँ पे लेट से टाइम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अराइवल टाइम की बात करें हम, अगर लेट से इसका 0, 1, 3, 4, 5, 6 और 10। ठीक है, और प्रायोरिटी की इनकी बात करें तो 3, 4, 5, 2, 6, 1, ये सब आपको गिवन होगा। अगर आपको एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कुछ, तो ये सब यहाँ पे गिवन होगा। 8, 2, 4, 1, 6, 5, 1। ठीक है, तो ये आपको गिवन होगा। अब इसके बेस पे आपको कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा, जैसे कि हम पहले करते आए। बट इसमें हमको प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग करनी है प्रायोरिटी के हिसाब से। यहाँ पे ये नया कॉलम आ गया है, अब की बार प्रायोरिटी दी गई है हर प्रोसेस की। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रायोरिटी पे ध्यान रखना है कि कौन सा प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है किसकी। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में गिवन भी होगा कि लेट से 1 है, मतलब जो सबसे कम नंबर है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी और जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसकी लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। ऐसे भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो सकता है जिसकी जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, उसकी प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होगी और जो स्मॉल नंबर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने ये माना, ये एग्जाम में गिवन होगा मोस्टली। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये माना है कि जिस प्रोसेस का मतलब सबसे कम नंबर है उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट होगी, मतलब जिसका नंबर 1 है उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी। जैसे कह सकते हैं हम यहाँ बात करें तो प्रोसेस P7 है, इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है और सबसे बड़ा नंबर P6 है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में ऑलरेडी मेंशन किया होगा, उसके हिसाब से आपको मान के चलना है। अभी हम मान रहे हैं कि जितना सबसे कम छोटा नंबर है उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर प्रायोरिटी में 1 है, तो P7 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये एजम्पशन है, ये आपको गिवन होगा। और अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया गया तो बाय डिफ़ॉल्ट यही माना जाएगा कि सबसे कम छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है,
तो अब हम सबसे पहले गैंट चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे जो गिवन पैरामीटर्स हैं उनको, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले अगर जीरोथ टाइम की, तो जीरोथ टाइम पे यहाँ पे हम देखेंगे प्रोसेस कौन सा आया है सबसे पहले, ये इनका अराइवल टाइम है। तो जीरोथ टाइम पे हम देखेंगे सिर्फ एक प्रोसेस आया है P1, तो और कोई प्रोसेस है नहीं, तो शेड्यूलिंग का कोई मतलब नहीं है, सिंपल जो प्रोसेस है उसको असाइन कर दिया जाएगा। तो P1 को यहाँ पे असाइन कर दिया जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब कि इसको बीच में रोका नहीं जाएगा। जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, जिसको CPU असाइन कर दिया है, वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं P1 को प्रोसेस हमने असाइन कर दिया है, जिसका एग्जीक्यूशन टाइम है यहाँ पे 8 सेकेंड। तो ये 8 सेकेंड तक यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, बीच में इसको नहीं रोका जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन प्रीएम्प्टिव की, ठीक है। तो P1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब 8 सेकेंड तक हम देखेंगे कौन कौन सा और प्रोसेस आ चुके हैं। तो हम देखेंगे 8 सेकेंड तक P2 भी आ चुका है, P3 भी आ चुका है, P4 भी आ चुका है, P5 भी आ चुका है, P6 भी आ चुका है, और ये 10th पे आएगा P7। तो P6 तक सारे प्रोसेस आ चुके हैं। तो हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं, हम P2, P3, P4, P5 और P6, ठीक है। और P1 की बात करें तो P1 तो प्रोसेस हमने कर लिया है, ठीक है, P1 हो चुका है। तो अब हमारे पास P2, P3, P4, P5, 6 ये प्रोसेस आ चुके हैं। अब हमें इनमें से किसको पहले रन करना है, इनमें से पहले उसको ही एग्जीक्यूट करना है जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अब प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, जिसका नंबर ये प्रायोरिटी वाले कॉलम में सबसे कम नंबर होगा, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ये हम मान के चल रहे हैं। तो अब इनमें किसको सबसे पहले रन किया जाएगा, अब देख सकते हैं इनमें प्रायोरिटी सबसे कम है P5 की, देख सकते हैं P5 में 2 है, मतलब इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। P7 की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, बट P7 तो अभी आया ही नहीं है क्योंकि P7 आएगा 10 सेकंड पे, और अभी 8 सेकंड तक हमें, तो 8 सेकंड तक ये प्रोसेस आए हुए हैं। तो इनमें सबसे कम प्रायोरिटी है P5 की 2, आप देख सकते हैं इसकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है ना। तो P5 को असाइन कर दिया जाएगा प्रोसेस, और P5 को यहाँ पे हमने प्रोसेस असाइन कर दिया है। और P5 का एग्जीक्यूशन टाइम देख सकते हैं यहाँ पे है 6, तो 8 और 6 14 सेकंड तक ही हो गया है, ठीक है। तो P5 भी हमने यहाँ पे प्रोसेस कर लिया है, और इसमें से P5 भी हो चुका है हमारा प्रोसेस, ठीक है। अब 14 सेकंड तक P7 भी आ चुका है 10 सेकंड में, मतलब अब सारे प्रोसेस आ चुके हैं। अब हमारे पास प्रोसेस बचे हैं P2, P3, P4, P6 और P7। अब इनमें सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, आप देख सकते हैं P7 की है, मतलब सॉरी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, P7 की, क्योंकि हमें मान के चल रहे हैं सबसे छोटा नंबर है उतनी ही ज़्यादा प्रायोरिटी होगी। तो P7 की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो P7 को प्रोसेस असाइन कर दिया जाएगा, P7 को प्रोसेस असाइन कर दिया। अब P7 का एग्जीक्यूशन टाइम है 1 सेकंड तक रन होगा, ठीक है, बीच में रोकने का मतलब ही नहीं है क्योंकि हम नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। 15 हो चुका है। अब P7 भी हमारा प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे P7 भी आ गया, P7 प्रोसेस हो चुका है। अब हमारे पास बचा है P2, P3, P4 और P6। इनमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, आप देख सकते हैं P2 की है, मतलब P2 और P3 की है, 4 दोनों का सेम नंबर है, तो इनकी प्रायोरिटी इक्वल है। तो हमने बात की थी कि जिनकी प्रायोरिटी इक्वल होगी तो पहले किसको रन किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों की प्रायोरिटी समान है, तो जो पहले आया है उसको पहले असाइन किया जाएगा CPU। तो P2 और P3 की प्रायोरिटी सेम है, तो इनमें P2 पहले आया था 1 सेकंड पे, तो P2 को पहले असाइन किया जाएगा प्रोसेस, फिर P3 को किया जाएगा। तो P2 को प्रोसेस असाइन कर दिया जाएगा, और P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 सेकंड। तो ये 15 और 2 17 तक रन हो जाएगा। तो P2 भी हो चुका है, और यहाँ से P2 रन हो चुका है। अब P3 की प्रायोरिटी है, P3 की 4 है, इनकी समान थी, तो P2 पहले आया था, P2 को पहले असाइन कर दिया, और अब P3 को प्रोसेस असाइन कर दिया जाएगा। और P3 की एग्जीक्यूशन टाइम है 4 सेकंड, तो 17 और 4 21 हो गया, ठीक है। तो P3 भी हो चुका है। अब 2 ही प्रोसेस बचे हमारे पास, P4 और P6। P4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है 5, और इसकी 6 है, मतलब जो छोटा नंबर है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो P4 की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो P4 को CPU असाइन कर दिया जाएगा, और P4 का एग्जीक्यूशन टाइम है 1 सेकंड, तो 21 और 1 22 हो गया। और ये भी हो चुका है हमारे पास, P3 भी हो चुका है, P4 भी हो चुका है, और P6 बचा है लास्ट में। तो P6 को भी यहाँ पे हम CPU असाइन कर देंगे। इसका एग्जीक्यूशन टाइम है 5, तो 22 और 5 यहाँ पे हो जाएगा 27, P6 हो जाएगा। तो ये हमने गैंट चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब इसके हिसाब से हम आसानी से ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। मेन है आपको चार्ट ड्रॉ करना। अगर आपको
एल्गोरिथम के हिसाब से चार्ट ड्रॉ करना आ गया तो फिर आप ये बाकी के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं ये था नॉन प्रिमिटिव, मतलब बीच में रोका नहीं जा सकता है इसको, तो बीच में हमने कहीं प्रोसेस को नहीं रोका है क्योंकि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको रन किया जाएगा पहले, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कंप्लीशन टाइम की बात करते हैं। तो कंप्लीशन टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल है। P1 कंप्लीट कब हुआ, 8 सेकंड पे, तो P1 का कंप्लीशन टाइम 8 हो जाएगा। P2 देख सकते हैं 15 पे CPU असाइन हुआ था, 17 पे कंप्लीट हो गया, तो P2 17, ठीक है। P3 देख सकते हैं 17 पे 21 कंप्लीट स्टार्ट हुआ था, 21 पे कंप्लीट हो गया, तो P3 का 21 हो जाएगा। P4 22, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से। P5 14 और P6 देख सकते हैं 27 पे कंप्लीट हुआ है P6, और P7 यहाँ पे 14 पे स्टार्ट हुआ था, 15 पे कंप्लीट हो चुका है, तो P7 हो जाएगा 15, ठीक है। ये हो गया कंप्लीशन टाइम। अब कंप्लीशन टाइम हो गया तो अब टर्न अराउंड टाइम हम निकालेंगे। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया, कंप्लीशन टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। कंप्लीशन टाइम में कि हम अराइवल टाइम निकाल देंगे, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो कंप्लीशन टाइम में कि अराइवल टाइम निकाल देंगे तो वो बचेगा हमारे पास टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हमारा देख सकते हैं प्रोसेस 1 का 8 है और अराइवल टाइम है 0, तो इसका हो जाएगा अराइवल टाइम वो टर्न अराउंड टाइम 8 सेकेंड। 17 माइनस 1 16, ठीक है। 21 माइनस 3 18, ठीक है। 22 माइनस 4 18, 14 माइनस 5 9, 27 माइनस 6 21, ठीक है, और 15 माइनस 10 5। तो ये हो गया टर्न अराउंड टाइम। सिंपल है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब हो गया वेटिंग टाइम। तो हम बात करें अगर वेटिंग टाइम की, तो वेटिंग टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम में से हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम निकाल देंगे तो वेटिंग टाइम बच जाएगा हमारे पास। तो ये टर्न अराउंड टाइम है, ये एग्जीक्यूशन टाइम है। 8 माइनस 8 वेटिंग टाइम हो जाएगा 0। 16 माइनस 2 14, 18 माइनस 4 14, ठीक है। 18 माइनस 1 17, 9 माइनस 6 3, 21 माइनस 5 16, और 5 माइनस 1 4। ये हो गया हमारे पास वेटिंग टाइम। और लास्ट बचा हमारे पास रेस्पॉन्स टाइम। तो रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है कि CPU कब मिला प्रोसेस को, कब उसने रेस्पॉन्स स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं P1 की बात करें तो P1 को 0 सेकंड पे CPU मिल चुका था, और P1 आया कब था, 0 सेकंड पे, तो 0 माइनस 0 इसका रेस्पॉन्स टाइम हो जाएगा 0 सेकंड। P2 की बात करें, P2 को CPU मिल गया था 15 सेकंड पे मिल गया था, और P2 आया कब था, 1 सेकंड बाद, तो 15 माइनस 1 ये हो जाएगा 14 सेकंड। इसी तरीके से P3 17 सेकंड पे CPU मिल चुका था, और P3 आया कब था, 3 सेकंड बाद, तो 17 माइनस 3 इसका भी हो जाएगा 14 सेकंड। P4 को CPU मिला था 21 सेकंड पे 21 सेकंड पे, और P4 आया कब था, 4 सेकंड बाद, तो 21 में से 4 यहाँ पे हम रिमूव करेंगे तो ये हो जाएगा 17। और P5 की बात करें तो देख सकते हैं P5 को CPU मिला 8 सेकंड पे, और P5 आया था 5 सेकंड बाद, तो 8 माइनस 5 ये हो जाएगा 3। और P6 की बात करें 22 सेकंड पे CPU मिला था, P6 आया था 6 सेकंड बाद, तो 22 माइनस 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 सेकंड। और लास्ट है यहाँ पे P7 को CPU मिला था 14 सेकंड पे, और P7 आया कब था, 1 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, तो 14 माइनस 10 मतलब कि इसका रेस्पॉन्स टाइम हो जाएगा यहाँ पे 4 सेकंड। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। नॉन प्रीएम्प्टिव के बारे में हमने बात किया है, नॉन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के बारे में। सो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। इस कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में आपको, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, सारे कमेंट में पढ़ता हूँ और उनका रिप्लाई भी करता हूँ। आपको जिस भी वीडियो में, किसी भी वीडियो में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक भी गिवन हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप उनको भी ज्वाइन करके वहाँ भी मेरे को मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।